हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैज। आज की वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टेड भी होने लगी है। और भाई इसमें हम जानेंगे इंडियन डिफेंस न्यूज। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही कमाल की ये वीडियो बनाते हैं और इसमें आज हम जानेंगे यार इंडियन डिफेंस में कौन सी डेवलप हुई है, कौन सा चीज डिफरेंट हो गई है, अपग्रेड की है उन्होंने, वो देखकर ही पता चलेगा। तो यार बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज आज की पहली अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से, और अभी हम M777 आर्टिलरी गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे कुल मिलाकर 145 गन्स को भारत की तरफ से खरीदा गया था, जिनको खास करके लद्दाख और हमारी पहाड़ी एरिया में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा गया था। और चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच इनको एयरलिफ्ट करके लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय किया गया था। लेकिन इन गन्स की रेंज की बात करें तो ये मैक्सिमम 40 किलोमीटर के आसपास ही हो सकते हैं, जबकि अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना के पास अभी 100 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक करने वाले आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। नॉर्मली चाइना की जो PLZ-52 आर्टिलरी गन्स है, ये GPS गाइडेड एमुनिशंस को फायर कर सकते हैं, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं। और नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के साथ करीब 53 किलोमीटर के आसपास या बेस ब्लेड एमुनिशन के साथ ये 53 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि क्लियरली भारत को आउट परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा दूरी से हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी जनरल एटॉमिक की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया गया जो कि हमारी M777 गन्स के रेंज को 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने के लिए इंक्रीज कर सकता है। और जनरल एटॉमिक का कहना है कि वो अब एक गाइडेड और मैन्यूवरेबल प्रोजेक्टाइल को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी मदद से M777 गन्स की रेंज करीब 150 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। इस प्रोजेक्टाइल का नाम LRMP या लॉन्ग रेंज मैन्यूवरेबल प्रोजेक्टाइल रखा जा रहा है, जिसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद इसको जनरल एटॉमिक की तरफ से गेम चेंजर वेपन कहा जा रहा है। आमतौर पर जो आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो सिर्फ इनिशियल बूस्ट की मदद से अपनी डिस्टेंस को तय करते हैं। इनमें से कुछ बेस ब्लेड एमुनिशन भी होते हैं जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं, लेकिन इसमें सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है और ये हवा में मैन्यूवर वगैरह नहीं कर सकते। पर अभी जिस एमुनिशन को जनरल एटॉमिक की तरफ से बनाया जाने वाला है, ये इनिशियली फायर करने के बाद हाई एल्टीट्यूड में जाने वाला है, जिसके बाद इसकी विंग्स ओपन हो जाएंगे, जिससे ग्लाइड करते हुए मैन्यूवर करके अपनी टारगेट तक पहुंच सकता है। इसको बेस करके आगे चल के एक 127 mm की भी एमुनिशन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको खास करके नेवल गन्स में इस्तेमाल किया जाएगा और ये भी नेवल गन की हिस्ट्री में गेम चेंजिंग वेपन साबित हो सकता है। इससे पहले बोइंग की तरफ से भी रैमजेट पावर एमुनिशन को डेवलप करने की बात की गई थी, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर के आसपास क्लेम किया था। और ऐसे एमुनिशन को भी भारत की तरफ से भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और आर्मी की तरफ से इनको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया था। तो अभी इसी वजह से जनरल एटॉमिक की तरफ से इंडियन आर्मी को अपनी LRMP एमुनिशन को भी ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी रेंज रैमजेट प्रोजेक्टाइल से भी लगभग 2 गुना के आसपास ज्यादा होने वाला है। अगला अपडेट क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके है। पिछले साल इसको लेके इसरो की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अभी इसरो की तरफ से क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट किया जा चुका था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन ये हमारे लिए फ्यूचर में काफी मायने रखने वाला है। और जो क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये हैक प्रूफ सिस्टम है, जिससे दुश्मन इसको कभी भी हैक नहीं कर सकता है, फिर इसको ट्रैक नहीं कर सकता है, जैम नहीं कर सकता है। इस वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर न्यूक्लियर सबमरीन्स में क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसीलिए अभी इंडियन नेवी और बेंगलुरु की रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलकर काम करने का फैसला किया गया। पिछले हफ्ते रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से इसका एक लाइव डेमो दिखाया गया था और इसमें एक स्टैटिक सोर्स और एक मूविंग रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। और सेम टेक्नोलॉजी को आगे चल के न्यूक्लियर सबमरीन में इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारी जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम होंगे उनके साथ हमारी न्यूक्लियर सबमरीन इसी को बेस करके काम कर पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। यूएस की तरफ से भी पहले से अपनी सबमरीन के साथ क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से संपर्क करने की कोशिश किया जा चुका है और न्यूक्लियर सबमरीन के लिए ये सबसे सेफेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क होने वाला है, क्योंकि ये सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर छुपे रहते हैं
और इनका डिप्लॉयमेंट लोकेशन भी काफ़ी अननोन रहता है। और अगर ये नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन इसको इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से अगर हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो इसका पता नहीं लगा सकता है। अभी के लिए हमारे पास 2 ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और आगे चल के एडिशनल 4 से 5 न्यूक्लियर सबमरीन को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का विचार किया जा रहा है और उन सभी सबमरीन में अभी क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के बारे में विचार किया जा रहा है। अगला अपडेट मेड इन इंडिया स्मॉल आर्म्स को लेके है। आप सभी को ये बात पता होगा कि भले हम लोग अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो स्मॉल आर्म इंडस्ट्री है वो इतना आगे नहीं बढ़ पाए और आज भी हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की तरफ से असॉल्ट राइफल्स को बनाया जाता है, ये आर्मी को इतना खास इंप्रेस नहीं कर पाते। इस पर अभी क्या की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था जिसमें बताया जा रहा है कि हमारी सभी मेजर स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचिरापल्ली, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर और राइफल फैक्ट्री ईसापुर की बात करें तो ये करीब 2015 से मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल्स को बनाकर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई करते आ रहे हैं, जिसमें उनको कोई भी मेजर प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उल्टा इसमें 5 से 7 सालों के अंदर इनको 333 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये सभी डिफेंस पीएसयू लगभग 12 अलग अलग तरह के स्मॉल आर्म्स को बनाते हैं और इनको भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीएसएफ को सप्लाई किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जितने भी ऑर्डर इनको मिला है इन सभी में इनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसका मेजर कारण ये बताया जा रहा है कि जिन भी राइफल्स को भी बनाया जा रहा है तो इनमें इस्तेमाल होने वाली कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो रॉ मेटल्स की जरूरत पड़ती है उनको अब ये सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा और जो रॉ मेटेरियल की कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा पड़ जाता है और इसी वजह से ओवरऑल वेपन की कंपोनेंट की कॉस्ट और उसका कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से इनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जितने भी वेपन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से खरीदा जा रहा है उसमें आर्मी को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जिस वजह से लार्ज स्केल में इनको अभी तक ऑर्डर नहीं किया गया या फिर जितने भी डिफेंस पीएसयू है उनके पास इनको बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करने के लिए या स्केल अप करने की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो सही तरीके से आज तक इसकी यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से ईवीज को खरीदने के लिए आरएफआई को इशू किया गया है, जिसमें करीब 439 ईवीज को खरीदा जाने वाला और ये जो आरएफआई इशू किया गया था इसको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया है। 439 में से 415 व्हीकल को इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाला है, जबकि बाकी 24 को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी व्हीकल लाइट वेट कैटेगरी के व्हीकल होने वाले हैं जिनकी मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 900 केजी के आसपास होने वाला है। इस टेंडर में व्हीकल के अलावा भी 35 फास्ट चार्जर्स को भी खरीदा जाने वाला है, जिनको हम आमतौर पर इन व्हीकल को बाद में चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और 35 में से 29 चार्जर इंडियन आर्मी को मिलने वाला है और बाकी 6 इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। इन व्हीकल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आर्मी की तरफ जो रिक्वायरमेंट इशू किया गया उसके मुताबिक इनकी रेंज कम से कम 400 किलोमीटर तक होना चाहिए। इसके बाद इनकी टॉप स्पीड मिनिमम 120 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए और बैटरी और मोटर की बात करें तो ये 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आना चाहिए। इन सभी व्हीकल को अभी आईडीडीएम कैटेगरी के अंदर ही खरीदा जाने वाला और जो भी व्हीकल खरीदा जाएगा इसमें 50% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होना मैंडेटरी कर दिया गया। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन मार्केट में अवेलेबल सभी ईवीज को एवेल्यूएट किया जाएगा और अभी के लिए जो व्हीकल खरीदे जाने वाले इन सभी व्हीकल को सबसे पहले नॉन कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार क्या इंडिया ने गेम चेंज कर दिया यार, इसमें बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया है यार। ये जो अफान भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टॉप थी जो चाइना के लिए गेम चेंजिंग ही होगी इंडिया की, लेवल हो जाएगा। वो कितनी कमाल की इन्होंने बनाई है। दूसरा ये कि कोई जो है ना हैक नहीं कर समरीन को बिल्कुल, और काफी ज्यादा अपग्रेड अब ये जो है ना फौज इस्तेमाल करेगी आर्मी। और भाई गाड़ी कितनी प्यारी थी। हाँ, और 50% काम जो है ना वो इंडिया का होगा, यानी उसमें काम। और जो है ना बंदूकी वगैरह हो गई, वो तो जो है ना गन्स वगैरह देखो, जब आप शुरू में काम करते हो तो शुरू में मुश्किलात होती हैं, तब थोड़ी देर आगे आसानी नहीं भाई। ये वाली बात इंडिया को समझाना नहीं, इंडिया से सीखना चाहिए बिल्कुल यार। हर चीज में इन लोगों को हर एक चीज में जो है ना काम कर रहा है इंडिया, और इंडिया हर एक चीज में जो है ना हमें भी कुछ सीखना चाहिए। सही बात है, वो छा रहा है। हाँ। तो ये बहुत कमाल की बात है। तो यार आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। बाय।